हेलो बच्चों, तो क्लास 12th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं हम। एनसीईआरटी के हिसाब से ये मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 है और प्रबोध बुक यदि हम सीजीपीएससी का फॉलो करते हैं तो उसका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक, तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे चैप्टर को, लेकिन क्वेश्चन को हम कहाँ से करेंगे? प्रबोध से करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा। अध्याय 2 में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कुछ ज़्यादा एकदम हाई नहीं है, एकदम टफ भी नहीं है। जिसको ट्रिग्नोमेट्री आता है, थोड़ा बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री आता है तो वो कर सकता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ है जिसके इसको एकदम डिटेल में यदि पढ़ा जाए तो डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या है इसके लिए आपको ना रिलेशन एंड फंक्शन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एकदम डिटेल में नहीं गया हूँ, लेकिन इतना बता दूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि मैं जो बता रहा हूँ यदि आपको उसको समझ लेते हो तो आपका सारे के सारे क्वेश्चन बनेगा। पूरे चैप्टर का जो ही बुक को उठा लोगे सारे बुक का कॉन्सेप्ट बनेगा, सारे बुक का क्वेश्चन बनेगा, बस थोड़ा समझ लीजिएगा। इसमें कुछ कुछ शब्द आया है, जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात सब पढ़े हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, तो वहाँ पे एक्स लिख दिया हूँ मैं, साइन एक्स कॉस एक्स सब पढ़े हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में ये जो वर्ड डोमेन और रेंज, इसके बारे में जिन्होंने 11th क्लास में समुच्चय या फलन वगैरह पढ़ा है, फंक्शन थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा। जो इसको समझ लेगा वो इसको, इस टेबल को आप बनाना है आपको। ठीक है, इसमें मैं पूरा का लिख दिया हूँ, उसमें सिर्फ 4 लिखा हूँ। वैसे तो हमको इस ट्रिग्नोमेट्री, ये जो दिख रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है चीज़ है, ये टेबल बना है, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, त्रिकोणमिति का है। तो मैं इसमें आपको 3 यदि समझ लेते हो, साइन और कॉस टेन समझ जाते हो तो पूरा आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। देखो, तो प्रांत और परिसर क्या चीज़ है, डोमेन और रेंज क्या चीज़ है, तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ कि कैसे निकाला जाता है डोमेन, कैसे निकाला जाता है रेंज। मान लो जैसे आपको y = 2x दे दिया गया, आप मान लो इसका एक टेबल बनाएंगे, समझिएगा। मैं थोड़ा सा जानकारी दूंगा, एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा। यदि x का वैल्यू मैं 1 रखा, मान लो इस y = x है, उसके जगह मैं 1 रखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, यहाँ पे लिखता हूँ y। तो जब मैं x की जगह मैं 1 रखूँगा तो 2 एकम 2, y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जैसे मैं इस x की जगह में 2 रखा, x की जगह में 2 रखा तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। जैसे ही इस x की जगह में मान लो मैं 3 रखता हूँ तो y का वैल्यू 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो समझिएगा जो x का मान आ रहा है, जितना भी इधर x का वैल्यू दिख रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। यानी x की जगह में हम कुछ भी रख रहे हैं तो आंसर हमको क्या दे रहा है? 2 4 6 दे रहा है। ये हमारा डोमेन कहलाता है, हिंदी में इसी को प्रांत कहते हैं। और जो उस x को रखने के बाद जो हमको आंसर दे रहा है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। इंग्लिश में उसको हम लोग, हिंदी में उसको परिसर कहते हैं। ठीक है, इसको एक तरीका हो गया इसी को रेंज लिखने का। अब समझो इसमें मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान दीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपका जो साइन एक्स दिख रहा है, यानी साइन थीटा का जो डोमेन होता है रियल नंबर होता है। आर फॉर रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या कहते हैं हिंदी में इसको हम लोग। तो ये हो सकता है। और उसका जो परिसर रेंज जो है -1 से लेके क्या हो सकता है? +1 होता है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि इसमें जो मान लो सामने लिखा है और ये बाद में लिखा है, ए और बी दोनों शामिल है और इनके अंदर जो भी तत्व है वो शामिल है। मतलब कहने का मतलब, जैसे मैं यहाँ पे लिखा 1 और 9 लिखा, इसका मतलब, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि 1 भी शामिल है और 9 भी शामिल है और इनके बीच में जितने भी संख्या आते हैं 2 3 4 5 वो भी शामिल है। यदि ऐसा ब्रैकेट लगा दूंगा तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? 1 और 9 को छोड़ दो, बाकी इसके बीच में जितने संख्या है वो शामिल है। तो आपको पता होगा साइन का टेबल, मैंने साइन का जैसे 30 अंश, 0 अंश, जो भी अंश देखना है, आपका मान जो है ना -1 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा। 1 से कभी बड़ा नहीं आएगा, -1 से कभी छोटा नहीं आएगा। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? जो टेबल बनाते हैं ना, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, उसमें आप निकालेंगे चाहे कई हज़ार अंश का मान निकाल लो, कितना भी डिग्री निकाल लो, आपका आंसर जो है -1 से 1 के बीच में ही आएगा। तो उसका रेंज क्या हो गया? -1 से 1 हो गया। और उसका डोमेन क्या हो गया? आपका रियल नंबर होता है, यानी कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया। कॉस में देखिएगा इसी प्रकार समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉस दिख रहा है, कॉस एक्स का भी आपका जो डोमेन है रियल नंबर है, यानी कुछ भी रख सकते हैं। उसका भी प्रांत जो है -1 से 1 के बीच में आता है, सॉरी उसका रेंज जो है। यानी कॉस थीटा में भी आप टेबल में देखेंगे, कॉस थीटा के टेबल में जाके, तो उसका भी आंसर -1 से 1 के बीच में ही आता है। इसी प्रकार देखो 10x में, 10x का जो डोमेन होता है आप रियल नंबर है और इस माइनस लगा है, इसका मतलब क्या है कि इस चीज़ को छोड़ दो। क्योंकि देखो जी देखना इसमें क्या चीज़ है, मैं 2n + 1 फिर π/2 लिखा हूँ, इसका मतलब क्या चीज़ है?
10 के टेबल में देखेंगे, इस यहाँ पे लिखा हूँ और n बिलोंग्स टू z। इसका मतलब क्या चीज़ है कि n कहाँ है, z मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक होता है, z फॉर यहाँ पे क्या होता है, पूर्णांक होता है, पूर्णांक। यानी n का मान मान लो मैं क्या लिया, 1 लिया मान लो, या मैं 0 ले लेता हूँ, मान लो पूर्णांक में 0 भी आता है, ठीक है। तो इस n का मान मैं मान लो 0 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ध्यान देना, यहाँ पे 2n प्लस क्या दिख रहा है 1, यहाँ π/2 दिख रहा है। तो इस n का मान मैं 0 ले लिया, ये 0 ले लिया, तो 2 का गुणा 0 से किया तो 0 हो गया, फिर क्या बचा 1, यानी कि 1 का गुणा π/2 के साथ होगा तो π/2 यानी कि 90। तो मतलब बोल रहा है रियल नंबर होगा उसका प्रांत 90 को छोड़ के, इस माइनस का मतलब होता है इस ब्रैकेट में जो है उसको छोड़ के। क्यों 90 को छोड़ के, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 यदि मैं 90 रखता हूँ ना तो 10 90 का मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, तो जो कि परिभाषित नहीं है, ठीक है। 10 90 यदि मैं 1 भी रखता हूँ ना, यहाँ पे 1 रखूँगा तो 2 एकम 2 1 3 3π/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3π/2, उसका भी मान क्या होता है, अनंत होता है। तो जितना भी अनंत आने वाले हैं वो चीज़ को शामिल नहीं रखना है हमको प्रांत में, ठीक है। और इसका आंसर भी कुछ भी आ सकता है, इसका आंसर जो है -1 +1 जो भी कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे रियल नंबर दिख रहा है, तो ये उसका रेंज है। तो ये इसी प्रकार cot x का देख लेंगे, cot x में क्या है, मैं 0 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि cot 0 का मान अनंत होता है, n का मान यदि 0 रखता हूँ तो 0 हो जाएगा, तो cot 0 का मान अनंत होता है। 1 रखूँगा तो पाई, cot पाई का मान भी अनंत होता है। तो जितना भी अनंत आने वाले संख्या है उसको हम शामिल नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ रियल नंबर लिखा है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और इसको छोड़ देंगे जो ब्रैकेट में लिखा है, ठीक। तो ये हो गया, आप अच्छे से समझ लीजिएगा, आपके बुक में भी दिया है, NCERT में भी दिया है, ये इंपॉर्टेंट है इसको करना, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा बहुत समझ लिए होंगे तो आते हैं, ये हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल है, इसमें फलन है। अब यहाँ पे देखो इन्वर्स आ गया, तो पहले मैं इस ब्रैकेट को देखो समझना एक बार थोड़ा सा और बात। जैसे मैं कोई फंक्शन लिखा हूँ कि कोई फंक्शन जो है, फंक्शन यहाँ पे ये 1 2 यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे क्या हो गया 3 4 ऐसे कुछ दिया है। तो इसमें जो सामने का जो दिख रहा है ये वाला है ना, ये वाला और ये क्या होता है, आपका डोमेन होता है, ये क्या हो गया आपका डोमेन। अरे जो पीछे जो लिखा रहता है ये और ये आपका रेंज हो जाएगा, ये फंक्शन है तब। और यदि मान लो फंक्शन f इनवर्स हो गया, ये फंक्शन कहीं f इनवर्स हो गया तो जो सामने पीछे दिख रहा है वो सामने लिखा जाता है, ठीक है। और जैसे 3 सामने लिखा जाएगा, 2 बाद में, 4 तो 3। तो इन्वर्स मतलब क्या होता है, जो डोमेन रहता है वो रेंज बन जाता है और जो रेंज रहता है वो डोमेन बन जाता है। तो कुछ इसी प्रकार इसमें भी जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी इसका परिचय देखेंगे, यहाँ पे जो ये साइन थीटा ये त्रिकोणमिति है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में जो रेंज था वो यहाँ पे डोमेन बन जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे रेंज था वो यहाँ पे आके डोमेन बन जाएगा। तो सवाल यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे जो रेंज है, रियल नंबर है डोमेन में, तो परिसर में r क्यों नहीं लिखाया। तो देखो, तो इसका ये फंक्शन के बारे में है, फंक्शन के लिए तो आपको याद रखना है, यहाँ पे देखो मैं समझा दूंगा बीच में, बाकी आपको याद रखना है कि इसका रेंज जो होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, आपको सारी चीज़ याद नहीं करना है, कम से कम 3 चीज़ भी याद कर लेंगे तो आपको स्पेशली समझ में आ जाएगा। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है -1 से +1 जो इसका डोमेन था, ठीक है। साइन थीटा का जो रेंज था वो इसका डोमेन बन जाएगा। इसका परिसर जो है याद रखिएगा -π/2 से π/2 होता है। कैसे होता है बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस इनवर्स दिख रहा है, कॉस इनवर्स का भी देखो, यहाँ पे इस कॉस का जो रेंज था -1 से +1 था तो उसका डोमेन बन जाएगा -1 से +1, और इसका जो रेंज जो दिख रहा है क्या दिख रहा है, 0 से π दिख रहा है। उसी प्रकार से देखो 10 इनवर्स में क्या चीज़ है, डोमेन क्या है, रियल नंबर है। यहाँ भी देख सकते हैं जो 10 का रेंज था वो वहाँ जाके डोमेन बन जाता है। तो ये डोमेन, तो यहाँ पे प्रांत, इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, रियल नंबर है, और इसका रेंज क्या है -π/2 से +π/2। देखो साइन और 10 का जो रेंज दिख रहा है वो सेम दिख रहा है, ठीक है। कॉट इनवर्स का देखेंगे तो इसके जैसे दिख रहा है, ठीक है। और बाकी मैं 2 चीज़ नहीं लिखा हूँ कि 4 समझ जाओगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, मैं उसको आपको वीडियो में शो करा दूंगा। बाकी टेबल जो है आप वहाँ से भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी दे सकते हैं। तो देखो इसको क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से रहता है, बाकी टेबल अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और यदि डिटेल में समझना है कि -π/2 से π/2 क्यों हुआ, तो वो फंक्शन की बात है। मैं देखो हल्का समझाने की कोशिश करता हूँ। फंक्शन जो समझ में आ जाएगा, जब भी आप फंक्शन समझ जाएंगे, चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन समझ जाएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखो थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है,
वन वन फंक्शन हिंदी में कहते हैं इसको एकाएकी फलन, ठीक है, एकाएकी फलन और अक्षादक फलन, ठीक है। एक पहले ही हो गया अक्षादक फलन, अक्षादक फलन उसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन। यदि कोई भी फंक्शन जो है, कोई भी फलन जो है, ये दो चीज़ हो, एकाएकी भी हो और अक्षादक भी हो, तो वो इन्वर्स भी होता है। तो इन्वर्स मतलब क्या चीज़, जैसे मान लो एक इधर मान है, एक इधर मान है, यहाँ पे 1 2 3, इधर भी 1 2 3 4 कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसका अलग से जोड़ी देखो, इसमें देखेंगे तो सब का अलग अलग जोड़ी बनना चाहिए। और ये वाला भाग जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे y वाला जो भाग दिख रहा है वो एक भी छूटना भी नहीं चाहिए। तो ये 1 1 कहलाता है और ऑनटू कहलाता है, मतलब सेम सेम मान दो बार नहीं आना चाहिए। तो आप देखेंगे साइन का ग्राफ देखेंगे, साइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है, आगे भी जा सकते हैं। तो ध्यान देंगे कि ये -π/2 यहाँ से -π/2 होता है और ये +π/2 होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी मान नहीं दोहराएगा, ये 0 है यहाँ पे, मतलब किसी साइन थीटा में कोई भी मान जो है दोबारा नहीं आएगा। जैसे कि आपको पता है, जानते हैं कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2 है ना, 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान होता है √3/2 होता है, 90 का मान 1 होता है। अब इधर जब पीछे जाओगे ना, तब भी से पीछे जाओगे, मान लो माइनस इधर -90 वगैरह जाओगे तो -1 हो जाएगा। हाँ, 60 का वैल्यू लोगे तो -1/√2 हो जाएगा, लेकिन सेम कहीं भी मान नहीं आएगा। ये 1 है, ये -1 है, ये 1/√2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है ना √3/2 हो जाएगा, √3/2 है ना। -45 की मान लेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, -1/√2। तो कोई भी मान दोबारा नहीं आया होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्स फंक्शन में इसका जो रेंज जो है -π/2 से +π/2 होता है। तो बस इतना याद रखिएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन होता है इस चैप्टर में, कैसे कैसे क्वेश्चन रहता है, कैसे उसको बनाया जाता है, समझिएगा। तो क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 का। इसके लिए आपको पूरा मान याद होना चाहिए कि साइन का कितना मान कितना होता है। अच्छे साइन का, कॉस का, टेन का अच्छे से टेबल आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टेबल बुक में दिया रहता है। साइन 0 है, यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मान 0 तो 0 होगा, ठीक है। साइन 30 है तो 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 45 का वैल्यू आपका 1/√2 होता है। 60 का वैल्यू √3/2 होता है। 90 का वैल्यू 1 होता है। अब पता होना चाहिए कि 0 को 0 है, 30 को हम लोग π/6 कहते हैं, 45 को π/4 कहते हैं, 60 को π/3 कहते हैं, 90 को π/2 कहते हैं। ऐसे हमको पता भी होना चाहिए, सबका कॉस टेन सबका याद होना चाहिए, तब जल्दी से जल्दी बनेगा क्वेश्चन, है ना। यदि नहीं होगा तो आप क्वेश्चन इतना करिए कि आपको याद हो जाए। तो देखें कैसे बनेगा, ऐसा क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक। तो साइन इनवर्स 1/√2 दिख रहा है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे माना, इंग्लिश में लिखना रहेगा तो आपको लेट साइन इनवर्स 1/√2, इसको मान लेंगे आप थीटा, ठीक है, इसको मान लीजिएगा थीटा। अब ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/√2 = हो जाएगा साइन थीटा। -1 दिख रहा है वो जाकर सिंबल बन जाएगा, साइन इनवर्स दिख रहा है वो साइन इनवर्स हट जाएगा। क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं लिखा हूँ साइन थीटा लिखा हूँ, यहाँ पे मतलब 5/2 लिखा हूँ ना, ये साइन जब उधर जाता है तो क्या बन जाता है, साइन इनवर्स बन जाता है। अब 5/2 तो जैसे बस उल्टा किए हैं, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो सिंपल साइन थीटा बन जाता है। तो ये हो गया आपके पास 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, ठीक। अब इसको इस साइड लिख देते हैं, इधर मज़ा नहीं आता, इधर साइन थीटा = 1/√2 लिखा गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे ये साइन थीटा का साइन थीटा हो गया
अब पता है 1/√2 किसका मान होता है, साइन 45 का मान होता है, साइन 45 का। तो अब साइन 45 को हम जानते हैं साइन π/4 लिखते हैं। तो समझो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया आपके पास π/4। अब आंसर करेक्ट है कि नहीं है, तो अभी मैं आपको जो रेंज दिखाया था, तो रेंज में आपका आंसर क्या आना चाहिए था, -π/2 से +π/2 के बीच में था, यानी +90 से -90 से +90 के बीच में। तो ये जो π/4 आया है यानी 45 आया है, -π/2 से +π/2 के बीच में ही होता है, इसलिए आंसर ये सही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा आपका थीटा बिलोंग्स टू, थीटा जो है किसके किसके बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मान लेंगे कि साइन जो क्वेश्चन दिया है उसको मान लेंगे थीटा, बुक में आपका माना गया है वाई। आप वाई लेके भी बनाएंगे तब भी आंसर आएगा, नहीं थीटा की जगह में आप ले लेंगे यहाँ पे वाई, तो यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे बन जाएगा वाई, तो ऐसा ये भी बन जाएगा वाई। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर इधर वाई हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका वाई, यानी आंसर जो है यहाँ पे थीटा ना लिख के मैं क्या लिख दूंगा, वाई बिलोंग्स टू -2। क्यों आया, ऐसा क्या हुआ कि जो 45 दिख रहा है ये -π/2 से +π/2 के बीच में आंसर आया है, यानी हमारा आंसर सही है। यदि मान लो इसी जगह में π/4 ना आके आंसर कहीं मान लो पाई आ जाता, 180 आगे रहता, तो वो इन दोनों के बीच में नहीं है, बाहर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है, तो हमको बनाना कैसे है, कुछ इस प्रकार से बनाना है। ये पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन दिया है कि cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स, यहाँ पे cos इनवर्स दे दिया है √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। वेरी इजी है, देखो कैसे करेंगे, सेम ऐसी बनाना है हमको। हाँ, यहाँ पे मान लेंगे फिर से वही कि cos इनवर्स √3/2 को मान लिए थीटा। आप चाहो तो y मान सकते हो, आपके एनसीईआरटी बुक में y माना गया है तो तुम y ले सकते हो। तो ये cos जब जाएगा उस साइड तो क्या बन जाएगा, √3/2 इज इक्वल टू बन जाएगा cos थीटा। अब इस cos थीटा को मैं लिखूंगा इस साइड, यहाँ पे √3/2। अब मैं इस स्टेप को गायब करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से इस स्टेप को नहीं लिखा करूँगा, सीधा डायरेक्ट इस स्टेप को लिखा करूँगा, है ना, √3/2। अब पता होना चाहिए कि √3/2 cos में किसका मान होता है, तो cos में ये 30 का मान होता है, और 30 को π/6 से लिखा जाता है। तो हम इसके जगह में क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे cos π/6, क्योंकि ये 30 का मान है, तो 30 को π/6 से लिखा जाता है। तो cos से cos कैंसल समझो, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया आपके पास π/6 यानी 30। तो 30 जो है, देखो अब जानते हैं हम लोग cos जो है 0 से पाई के बीच में होता है ना, इसका जो रेंज देखे हो आप 0 से पाई के बीच में था, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से यहाँ पे पाई, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही है। यही हमारा क्या चीज़ है, यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, यही हमारा मुख्य मान है। ठीक है, और क्वेश्चन जैसे कि कॉसेक में दे सकते हो, कॉसेक इनवर्स 2 दिख रहा है एक क्वेश्चन, है ना, हर प्रकार का क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है, कर सकते हैं। एक कॉस हो गया, कॉसेक इनवर्स, जैसे यहाँ पे लिखा है कॉसेक इनवर्स ओनली, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू आप, यहाँ पे लिख दिया है कॉसेक इनवर्स 2 लिखा हुआ है। सारा क्वेश्चन सेम बनाने, देखो कैसे करेंगे। हमको कॉसेक का भी समझ में नहीं आ रहा है तो कॉसेक को चेंज कर सकते हो, 2 तरीके से हम बना सकते हैं कॉसेक का, जैसे सेक का है, तो इसको हम लोग फिर वही मानेंगे, माना यहाँ पे कॉसेक इनवर्स 2 को मान लेंगे थीटा, तो कॉसेक इनवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। वैसे देखो कॉसेक थीटा जो है 30, कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2। यदि समझ में नहीं आ रहा है नीचे इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, कॉसेक का उल्टा साइन थीटा होता है, कॉसेक का उल्टा साइन थीटा, ठीक है, और 2 का भी क्या होता है, 1/2 होता है। आप साइन का फार्मूला लगा सकते हो सिंपल, तो यहाँ पे साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, ये 1/2 जो 2 दिख रहा है ना, कि देखो आपको ना 3 याद कर लेते हैं रेंज वगैरह तो समझ में आ जाएगा। मैं कॉसेक का आपको रेंज बताया ही नहीं था तो फंस जाते हैं, इसलिए आप कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 है तो कॉसेक को पलट दो, साइन बना दो, तो ये भी जो है 2 का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ये 30 की वैल्यू होती है, यहाँ पे साइन पाई क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे, तो साइन से साइन कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, π/6 आ गया। 90 से -90 से +90 के बीच में है, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से यहाँ पे क्या लिख देंगे,
प्लस पाई बाई 2। तो हमारा यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, मुख्य मान है, आंसर लिख देंगे। तो लगभग पहला प्रश्नावली तो ऐसा ही है, ठीक है। तो देखो मैं प्रश्नावली का क्वेश्चन करा देता हूँ आपको कुछ। जैसे देखो एक आत और है, माइनस वाला क्वेश्चन कहीं आ गया, माइनस। जैसे माइनस यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या दे दिया है, -1/2 दे दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 दे दिया है, तब कैसे बनाएंगे, ठीक है। तब भी वही क्वेश्चन हमको, क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन साइन इनवर्स -1/2 है, ठीक है। तब भी वही है, वैसी करना है हमको। देखो समझिएगा, कुछ हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। साइन इनवर्स फिर ले लेंगे वही, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लेंगे थीटा। यहाँ मान लिए हम लोग थीटा मान लिए। अब साइन उधर जाएगा तो यह बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन थीटा का साइन थीटा ही है। और इसको ले लेना साइन इनवर्स -π/6 ले लेना, कि π/6 इज इक्वल टू 30, तो माइनस ले लिए। तो ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, साइन से साइन कटेगा, तो थीटा इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा -π/6 आ जाएगा। तो -π/6 दिख रहा है, वो भी तो बीच में ही है ना, -90 से +90 के बीच में ही है आंसर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अलग अलग क्वेश्चन है यहाँ पे। सेक इनवर्स, देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपके पास, वही क्वेश्चन है। सेक इनवर्स √3y है कि 2y, हाँ -2/3 दिख रहा है, यहाँ पे √3 दिख रहा है, -2/3 √3। यही मुख्य मान ही पूछा है। सेक इनवर्स -2/√3 और यहाँ पे यहाँ पे 3 होगा, हाँ 3, इसका मान पूछा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, कैसा भी करके आपको आंसर लाना है, समझना है, ठीक। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्व कर लो कि बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा, समझे, देखो क्वेश्चन में देखेंगे सेक माइनस इनवर्स, यहाँ पे -2/, इसको हम 3 दिख रहा है, उसको 2 बार √3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड पहले से √3 दिख रहा है, तो इसको कैंसिल करके हो जाएगा -2/√3 हो जाएगा, -2/√3। तो समझना, अब सबको मिटा दे रहा हूँ कैसा बन गया ये बन गया आपके पास -2/√3। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, ये हम थीटा मान लिए, तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू -2/√3। तो सेक का वैल्यू आपको पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, तब इसको कॉस बना लो। तो कॉस करेंगे तो पलट जाएगा, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है, तो यहाँ पे 2/√3 का उल्टा √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ बना लेंगे इसको कॉस थीटा, इसको बना देंगे √3/2 कर देंगे। तो ये कॉस थीटा का कॉस थीटा बन जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, √3/2 ना कॉस 30 का वैल्यू होती है, तो कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास माइनस क्या हो जाएगा, -π/6 हो जाता है, ठीक है। और हम लोग ने 11 क्लास में पढ़े हैं कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कॉस में, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होती है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/6 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस से कॉस कटेगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो देखो थीटा यहाँ पे बिलोंग्स टू कॉस है, तो 0 से पाई, तो ये π/6 जो दिख रहा है ना, 0 से पाई के बीच में आता है, इसलिए हमारा आंसर जो मुख्य मान होगा थीटा इज इक्वल टू π/6 हो जाएगा। यहाँ पे -π/6 कहीं आंसर आता, मान लो -π/6, तो हमारा आंसर एक गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये थीटा जो है माइनस में आता ही नहीं है। इसका जो रेंज देखे हो आप, टेबल में रेंज देखे हो शुरुआत में, वहाँ पे 0 से पाई रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम थीटा का मान, मुख्य मान निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो और क्वेश्चन है मुख्य मान निकालने का, टेन इनवर्स साइन इनवर्स। देखो यहाँ पे क्या कर दिया है, हाँ सिंपल, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये दिखा है कि टेन इनवर्स दिया है यहाँ पे, और ब्रैकेट में यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट लगाया है, और साइन लिखा है -π/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मुख्य मतलब मुख्य मान ज्ञात करना है, -π/2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इन सबको मिटा दे रहा हूँ। क्या दिया यहाँ पे, टेन इनवर्स साइन -π/2
2। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है, तो समझिएगा। मान पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे लेट वेट कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स, यहाँ पे कई तरीके हैं बनाने का, साइन -π/2 इतना को ले लिया मैं थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा, ये उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन -π/2 = 10 हो जाएगा, तो 10 थीटा, ठीक है। अब देखो ये भी याद रखिएगा कि साइन माइनस थीटा = साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा = साइन थीटा। तो साइन -π/2 का इधर आ जाएगा बाहर -π/sin π/2, और यहाँ पे है मेरे पास 10 थीटा। तो साइन 90 का मान हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास -1 = मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 10 थीटा हो जाएगा। अब ध्यान देंगे कि ये क्या होता है, यहाँ पे ये -1 दिख रहा है, इसको मैं इधर लिखा कि 10 थीटा = -1, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 10 थीटा का 10 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 10 - π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10π/4 है। एक जो है 1045 का मान 1 होता है, तो मैं माइनस था इसलिए -π/4 लिख दिया, -45 लिख दिया। तो यहाँ पे 10 से 10 कट गया समझो, तो थीटा = -π/4 हो गया। अब आपको पता है कि हम 10 की जो रेंज होती है और -π/sin टाइप से होता है, -π/2 से π/2 होती है। तो जो आपका -π/4 आया है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, इसलिए हमारा मुख्य मान जो होगा थीटा = -π/4 ही होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ऐसा पूरा बुक में लिखा होगा। अब ध्यान देंगे, आपको एक क्वेश्चन और लेता हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ, कॉट में दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब समझ गए हैं, पूरा प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना है, मुख्य मान ही याद करना है आपको। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, समझो इधर ऊपर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि ऊपर चमक रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉट मैं यहाँ पे लिखा हूँ π/2 - 2 cot इनवर्स √3, 2 cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3, ठीक है। इसका हमको वैल्यू निकालनी है, तो ठीक सिंपल वैल्यू को देखो समझ में आ जाएगा। कॉट है, हाँ, कॉट 90 माइनस दिया। देखो एक तो हम जानते हैं फार्मूला, कॉट π/2 - थीटा = होता है 10 थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, कॉट π/2 है, कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह में इतना है, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा। तो 10 अंदर में लिखा गया 2 cot इनवर्स √3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 10 का 10 हो जाएगा, 2 का 2 है, ये कॉट इनवर्स का कॉट इनवर्स है √3 कॉट में किसका वैल्यू होती है, तो ध्यान देंगे √3 कॉट 60 का वैल्यू होती है, सॉरी कॉट 30 का वैल्यू होती है। यहाँ पे हम लोग कॉट लिखेंगे 30, मतलब क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, कॉट π/6। ये √3 की जगह में लिख दिया हूँ मैं कॉट π/6। कॉट 30 का वैल्यू होती है √3, इसलिए √3 की जगह में कॉट π/6। ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसका माइनस में है पावर, इसका पावर प्लस में है, इसलिए कट गया, तो ये π/6 बचा है। तो यहाँ पे हो गया 10, और यहाँ अंदर में क्या है 2, और मेरे पास बचा है π/6। 2 से काटूंगा, 2 तिया 6, तो यहाँ 10 का 10 हो जाएगा, यहाँ पे π/3 हो जाएगा, और 10 π/3 मतलब 1060 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन पहले इतना है, समझेंगे, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा उसको रिपीट करके पीछे आके बार बार देखें तो समझ में आना चालू हो जाएगा, नहीं आएगा उसको बताइएगा, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक, इतना बनाइएगा।